हाँ, तो दो टाइप की प्रोसेसेस को डील करेंगे हम। एक रहेगा आइसोथर्मल और एक रहेगा एडियाबेटिक। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर लॉजिक क्या है? आइसोथर्मल मतलब द प्रोसेस हैज टू हैपन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। कांस्टेंट टेंपरेचर इसका मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज अ सिस्टम, अगर मैं एक सिस्टम डेवलप करता हूँ, लेट्स से मैंने एक कंटेनर दिया हुआ, इसके यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया फॉर एग्जांपल ऐसे, एंड दिस पिस्टन कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। ठीक है, इसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई है सपोज। ठीक है, नाउ इफ आई ट्राई टू पुश द पिस्टन डाउन, दैट मींस आई एम गोना ट्राई टू रिड्यूस द वॉल्यूम, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब जो टेंपरेचर दैट शुड आल्सो रेज। मैंने आपको लॉजिक समझाया था लास्ट क्लास में। अब टेंपरेचर बढ़ेगा तो फिर वो जो कांस्टेंट वाली कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर मेरे को फिर भी टेंपरेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखना है तो यही लॉजिक है कि जितनी हीट बढ़ रही है तो उतनी हीट बाहर निकल जाए सिस्टम में से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्स बनी हुई है मेरे कंटेनर की, दे हैव टू बी व्हाट नेचर, डायटोमिक नेचर की होनी चाहिए, तभी हीट बाहर निकलेगी। दूसरी बात, जो पिस्टन है फॉर एग्जांपल अगर मैंने एकदम नीचे कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, हीट एकदम बढ़ जाएगी, तो सिस्टम में से एकदम नहीं निकल पाएगी, तो टेंपरेचर जो कांस्टेंट मेंटेन नहीं रह पाएगा। दैट मींस जो हम पिस्टन को मूव करने का काम कर रहे हैं, कोई भी हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, दैट हैज टू हैपन प्रीटी स्लो, दैट कैन नॉट हैपन सडनली बेसिकली। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है they should be conducting नेचर के होने चाहिए, तभी भाई वहां पे जो हीट है वो ट्रांसफर हो सकती है। और दूसरी बात, जो पिस्टन है should be moved slowly। अगर स्लोली करेंगे तो जो हीट डेवलप हो रही है उसको टाइम मिलेगा बाहर निकलने के लिए, सडन करेंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा बेसिकली। और अगर हम चाहते हैं कि इसके आइसोथर्मल कंडीशन को मेंटेन करें, अब आइसोथर्मल कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी रहते हैं, वॉल्स का ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में। दैट्स एन आइसोथर्मल कंडीशन। यहाँ पे टेंपरेचर कांस्टेंट है, दैट मींस जो रिलेशन आएगा दैट शुड बी इक्वल टू PV should actually be a constant. That is the basic relation for isothermal condition. That PV should always be a constant. ये चीज याद रखना। आया समझ में? सिंपल। तो ये था अपना आइसोथर्मल के लिए। बट अब इसी को अगर मैं थोड़ा एडियाबेटिक कंडीशन में समझूं, अगर मैं इसी चीज को एडियाबेटिक प्रोसेस समझो, एडियाबेटिक में लॉजिक क्या होगा कि भाई जो हीट है ना तो वो एंटर कर पाए सिस्टम के अंदर, मैं यहां से बाहर निकलता हूं, तो सबसे पहले जो वॉल्स होंगे दे हैव टू बी नॉन कंडक्टिंग, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो जो टेंपरेचर है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है वहां पे, राइट। तो अगर मैंने पिस्टन को धीरे धीरे किया तो हो सकता है थोड़ा बहुत लीकेज हो जाए कहीं ना कहीं से, और फिर भी जो टेंपरेचर बढ़ रहा है वो चेंज हो जाए, बाहर निकल जाए। वैसे तो अलाउड नहीं है बट हो सकता है बाहर निकल जाए। तो अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार बाहर निकल जाएगा तो फिर वो टेंपरेचर कांस्टेंट हो सकता है फिर भी, और एडियाबेटिक कंडीशन में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लीकेज अगर हो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो पिस्टन उसको एकदम मूव कर दूंगा, जिससे जो टेंपरेचर एकदम बढ़ेगा या एकदम कम होगा तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। वैसे नॉन कंडक्टिंग तो टाइम मिलेगा नहीं, लीकेज के कारण भी टाइम नहीं मिलेगा, और फिर जो टेंपरेचर है वो एकदम बढ़ेगा या तो एकदम कम हो जाएगा फिर वहां। आया समझ में? तो अगर आपको कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस चाहिए तो जो वॉल्स है of the container they should be non-conducting, और जो सेकेंड कंडीशन जो पिस्टन है that should be moved suddenly। The piston should be moved suddenly so as कि भाई आप उस हीट को टाइम ही नहीं दोगे एक्सचेंज होने के लिए। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन नहीं तो टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती इसलिए। तो इसमें जो कंडीशन काम करती है वो ये रहती है, P and then V to the power gamma is a constant। P की पावर नहीं सिर्फ V की पावर गामा है, that is a constant। ये गामा क्या है यहाँ पे? So जो गामा है that is the ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume। अब स्पेसिफिक हीट के बारे में 9th में पढ़ा हुआ, लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था
आप लोगों ने कि जो हीट हमको लगती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, तो उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो तो वो ऊपर आ जाएगा, तो उसको सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे तो ये जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है ये सीपी से रिप्रेजेंट हो जाता है, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो सीवी से रिप्रेजेंट हो जाता है, मतलब जो गामा है दैट इज सीपी बाय सीवी बेसिकली। अब इसके बारे में अपन लोग जब केटीजी करेंगे फिजिक्स में उसमें भी दिया होगा, तो अपन स्पेसिफिक हीट पढ़ने वाले बेसिकली। बट जो स्पेसिफिक हीट का कांसेप्ट है वो हीट ट्रांसफर का लॉजिक है बेसिकली। तो जो हीट लगती है, तो जो स्पेसिफिक हीट होती है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय दिस, ये एक फार्मूला बनता है Q is equal to mc del T, where Q is the amount of heat exchange होना चाहिए, m is the mass जिसको करना है, c is the specific heat of that material and del T is the change in temperature। तो मतलब जो c की वैल्यू आती है दैट इज गोना बी Q by m del T बेसिकली। इसको अपन केटीजी में पढ़ेंगे तो अभी नहीं करेंगे, तो टेंशन नहीं है, बट गामा पता होना चाहिए, इट इज ऑलवेज गोना बी Cp by C, where Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume, ठीक है। अब इसी रिलेशन को अगर मैं एक्सपैंड करूं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV should be equal to RT, nRT होता है बट n अगर equal to 1 ले लूं सिंगल मोल के लिए तो PV should always be equal to RT, एक सिंगल मोल ऑफ गैस के। इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी RT by and I can put this value over there, कर सकते। अच्छा दूसरी बात, PV गामा एक कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो P1 V1 गामा होगा that should be equal to P2 V2 गामा, ऐसे होना चाहिए, राइट। चाहो तो ऐसे याद रखो, उसके बाद आप कंडीशन अप्लाई कर दो, P की जगह आई कैन पुट RT by V, तो RT by V कैसे होगा, R कांस्टेंट है T1 upon V1 and into V1 to the power, याद रखो गामा दोनों के सेम ही रहेगा क्योंकि सेम गैस के लिए काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे आ जाएगा भाई RT2 by V2 into V2 to the power का। This can be simplified, I can cancel off R from both the sides। ये जो V1 है जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गामा -1 हो जाएगा पावर में बेस के, यहाँ पे भी वही आएगा। अब ये सोच रहा है PV गामा कांस्टेंट था तो P1 V1 गामा वाज इक्वल टू P2 V2 गामा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन देखूं तो ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर्स है सारे, तो आई कैन आल्सो से दिस PV to the power gamma minus 1 should also be a constant in that case, तभी वो कंडीशन डेवलप हो रही है। तो एडियाबेटिक के लिए कंडीशन ये भी हो सकती है, आ रहा समझ। सेम चीज आप कर सकते हो PV इक्वल टू RT में P की वैल्यू निकालो, V की वैल्यू निकालो, V की वैल्यू कितनी है, RT by P आ जाए और फिर अपन इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं वो पुट करता हूँ V is equal to RT by P, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई P1 into V की जगह यहाँ पे V1 आ जाएगा इसमें, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, RT1 by P1, RT1 by P1 and this should be to the power gamma। उसी प्रकार से P2 into RT2 by P2 to the power gamma, ये जो R to the power gamma है वो तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से कांस्टेंट वैल्यू। ये जो आएगा P1 to the power 1 है और यहाँ पे आएगा P1 to the power gamma, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 minus gamma हो जाएगा फिर वहाँ पे, तो ये हो जाएगा P1 1 minus gamma into T1 to the power gamma, that should be equal to what, P2 1 minus gamma T2 to the power gamma। ये भी कांस्टेंट कंडीशन डेवलप करेगी, कौन सी कंडीशन डेवलप करेगी, P 1 minus gamma T gamma should be a constant, which is the third condition for adiabatic condition basically। तो adiabatic process या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, तीनों एक ही बात है, सिर्फ पैरामीटर चेंज करें, न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है कि आप किस तरह से चेंज कर सकते हो पैरामीटर्स। आया समझ, पक्का।
बायो हो गया कितना हो गया? चलेगा। कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरे को 5-6 बार हो गया वो मैंने देख लिया है। कितनी मिनट से लोगों को? 5 5 मिनट 22 ऐसा बोलना है। चैप्टर तो कितने हो गए? मेरे तो चलते जाते मतलब 4 बजे 4 यूनिट, 4 चैप्टर, 18 हो गए। तो आता है पूरा उसमें समझ कुछ पूरा नहीं आता मतलब कुछ नहीं ठीक है। प्रिपेयर करके आऊँगा कुछ नहीं चल और so we'll talk about the work done in an isothermal expansion. नाम को change करते हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दूसरी चीज पीवी शुड बी ए कांस्टेंट वाली कंडीशन यूज होने वाली है। ये चीज याद रखो। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, तो एक्सपेंशन वर्क या कंप्रेशन, जिनमें से एक ही होगा। अभी अपन एक्सपेंशन की बात करते हैं, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा। इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा, फाइनल प्रेशर कम होगा। अब यार सपोज मेरे पास कोई भी एक पिस्टन, तो पिस्टन का जो एरिया है वो मैंने मान लिया ए है सपोज, ठीक। अब इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, उस पिस्टन को बाहर खींचा, तभी एक्सपेंशन होगा उसके अंदर। ऑब्वियसली बाहर खींचूंगा तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स विल बी अप्लाइड ओवर अ सर्टेन एरिया। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज लेट्स से एफ, तो जिसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा वो कितना होगा? एफ बाई दैट इज द प्रेशर, राइट। तो यहाँ से फोर्स क्या लेंगे? इतना फोर्स में लगा रहा हूँ इसके ऊपर। अब अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ ओवर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन उसके लिए मेरे को छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क शुड एक्चुअली बी इक्वल टू f into dx। सिंपल सी चीज। ये फोर्स की वैल्यू p into a। Now what is a into dx? It has to be volume, area into height, displacement basically. It has to be volume, but it has to be a small volume क्योंकि displacement छोटा सा ही हो रहा है। क्योंकि area तो constant है, piston का area change होगा, but displacement that can change। और displacement change होने के कारण क्या change होगा? Volume change हो सकता है, right? तो जो dW है that should actually be equal to P into D, right? बड़ा simple चीज है। This will be integrated. This will be integrated from what? 0 से W, and this will be integrated from what? V1 से V2, P तो constant, सिर्फ dV एक वेरिएबल है, V का चेंज आएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे इंटीग्रेशन के लिए। जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल, आई कैन यूज माय कंडीशन फॉर आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल कंडीशन के हिसाब से जो PV होगा, that has to be a constant. Let's say that constant is K, random constant मान लो। जो P की वैल्यू हो जाएगी K by, and I can put that value over here, ताकि K तो कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, पूरी चीज V की टर्म में आएगी फिर अपने पास। तो जो dW इसका इंटीग्रेशन तो W आने वाला होता है, हमको पता है। P की जगह हम लोग पुट K by into dV from V1 से लेकर V2, तो W कितना आ जाएगा? K तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 upon V का होगा। 1 by V का इंटीग्रेशन कितना होता है? log V होता है, बताया डेरिवेटिव 1 by V होता है log का, और 1 by V का डेरिवेटिव log में आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा log v, यार मैंने बेस e पे लिखा हो, राइट, नेचुरल लॉग नहीं, नेचुरल लॉग बेस 10 पे जाता है बेसिकली, अभी मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉग दे रहा हूँ, log v लिखा हुआ है बस मैंने, एंड दिस विल गो फ्रॉम v1 से इंटीग्रेशन साइन हटा देना क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है इसका। I can write it this way. Final limit minus initial limit, upper limit minus lower limit ऐसे करते हैं. And this can further be written as well. Log a minus log b, which is log of a upon b. Property हमको पता है already. तो ऐसे कुछ रिलेशन आ सकता है. अब यार अपन k की वैल्यू I can put ना. अब k की वैल्यू कितनी होगी? RT होगी बस बेसिकली. आइडियल इक्वेशन के हिसाब से. तो मतलब जो हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो वर्क है ना वो इसके बराबर होना चाहिए, बट ये जो एक्सपोनेंशियल लॉग है दिस इज नॉट समथिंग दैट वी यूज ऑफन, वी ओनली यूज बेस 10 के ऊपर. कोई भी एक्सपोनेंशियल लॉग को अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट करना है देन आप टू मल्टीप्लाई दैट टर्म विद 2.303. ये चीज याद रखना. मतलब नाउ आई एम गोना हैव दिस एंड दिस विल गो टू बेस 10 ना. अगर आप बेस 10 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो बेस 10 में ही आता है. So this becomes your work done for an isothermal expansion. Compression के लिए भी सेम ही वर्क होता है. कुछ चेंजेस नहीं और इतना ही कि V1 और V2 उल्टे हो जाएंगे उस वक्त. क्योंकि इसमें इनिशियल V1 पे जाएगा फाइनल V2 पे चला जाएगा फिर वहाँ. Right, but उस केस में जो V1 होगा that will be higher. V2 will be lower in compression. Expansion में V1 is lower and V2 is higher. सिंपल चीज़ है. आया समझ में नहीं आया? इसे न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा मेरे ख्याल से. ये वाला तो रेडियोमेट्रिक का भी वर्क करेंगे इसमें.
एक और एक्सपेंशन वर्क है। Talk about work done in an adiabatic expansion. Same concept है भाई, अभी भी उतना ही फोर्स रहेगा ओवर द सेम एरिया, डिस्प्लेसमेंट उतना ही आने वाला है। जो रिलेशन में यहीं से शुरू करने वाला है डायरेक्टली, दैट dw should actually be equal to pd। लॉजिक तो वहीं तक आएगा पूरा का पूरा एक्सपेंशन के लिए। इंटीग्रेशन अभी भी इसका होगा फ्रॉम 0 से w, और इसका अभी भी होगा फ्रॉम v1 से v2 की, अभी भी एक्सपेंशन है और आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक के मतलब कंडीशन जो भी दैट विल बी pv गामा इज अ कांस्टेंट, वो वाली कंडीशन यूज होगा। Right, that means if PV gamma is a constant which is k, then जो P होगा that has to be equal to k upon V gamma, and I can put this value over here. Integration में यहाँ पर तो W आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास k upon B to the power gamma and multiplied with D from V1 से V2। इस तरह से जाने वाला k वापस बाहर निकाल लेते हैं। अब यार यहाँ पे आ रहा है 1 upon B to the power gamma which is not going to be log V, सिर्फ 1 अपॉन भी होता है, तो v टू द पावर गामा अगर ऊपर जाएगा तो कितना रहेगा माइनस गामा, और वहां पे आप x टू द पावर n वाला रूल लगा सकते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन का प्लस 1 जो अपन करते हैं। तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस गामा प्लस 1 होल अपॉन माइनस गामा प्लस 1। जाएगा समझ में, x टू द पावर n वाला रूल लगाया इसमें, और अभी भी इंटीग्रेशन जा रहा है इसका v1 से लेकर सबसे वैल्यू पुट कर दूं, ये जो 1 माइनस गामा है ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे आएगा भाई, यहाँ फाइनल पुट कर दो, नीचे पुट कर दो। अब ये जो k है मैं दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, ठीक है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ उसका एक लॉजिक है, देखिए अब कैसा है कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली k को rt नहीं लिख सकता क्योंकि pv इज इक्वल टू rt, बट pv गामा आ रहा है मेरे पास, तो आइडियली तो डायरेक्टली rt की वजह आएगी। जो आइसोथर्मल होता तो टेंपरेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टेंपरेचर कांस्टेंट तो अपन डायरेक्टली RT पुट कर सकते हैं, यहाँ पे T1 T2 आएगा ही आएगा, क्योंकि टेंपरेचर चेंजेस आएंगे इसके अंदर। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि अगर P1 V1 गामा जो है वो एक कांस्टेंट है तो वो किसके बराबर होगा, RT1 के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर P2 V2 गामा एक कांस्टेंट है तो वो किसके इक्वल होगा, RT2 के इक्वल होगा। तो ये टेंपरेचर अलग अलग आएगा, समझ में आता है इजी चीज। अच्छा तो यहाँ पे k जो है फॉर एग्जांपल दैट कैन बी दिस P1 V1 गामा, कर सकते हैं, दिस इज k, दिस इज आल्सो k। तो क्योंकि यहाँ पे V2 दिख रहा है तो आई कैन पुट दिस u वैल्यू ऑफ k P2 V2 का, और यहाँ पे V1 के टर्म में तो अपन P1 V1 गामा, मतलब इजी हो जाएगा।